हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन पाड़ा। स्वागत है आपका डेयर बायोलॉजी में। देखिए, हम अलग अलग इन्वायरमेंटल इश्यूज देख रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाते हैं। ओके, तो इनमें हमने लास्ट में देखा कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो इससे क्या हार्म होता है। ओके, तो आज हमें पढ़ना है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है। डिफॉरेस्टेशन आपने जरूर सुना होगा, 10th स्टैंडर्ड तक तो डिफॉरेस्टेशन आप जरूर सुनते हैं। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन ये इन्वायरमेंटल इशू किस वजह से है, ये हमें पढ़ना है। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन जनरली जो फॉरेस्ट कट करते हैं, फॉरेस्ट कट होता है उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ओके, जो फॉरेस्ट कट होता है उसे डिफॉरेस्टेशन, और इसमें हम रिफॉरेस्टेशन टर्म भी पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है? डिफॉरेस्टेशन पढ़ना है। तो हम रिफॉरेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, जो कि इशू है हमारा डिफॉरेस्टेशन, तो इसे हम कैसे क्योर कर सकते हैं। ओके, तो जो डिफॉरेस्टेशन है उस वजह से क्या हो रहा है, जैसे हम फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, हमारे लिए रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। जैसे ह्यूमन की आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, एक दिन में हजारों लोग जन्म लेते हैं और बहुत कम डेथ पाते हैं। ओके, तो उस वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, लैंड भी हम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ज्यादा हमें लैंड चाहिए, और जो फॉरेस्ट का लैंड है वो हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ओके, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से हो रहा है डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। जैसे कि हमें पता है कि प्लांट हमें क्या देता है, हमें फूड देता है, हमें वो प्लांट की वजह से ही ऑक्सीजन मिलता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे लाइफ का है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें कम मिलेगा क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट कम रहेगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, और उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। जनरल इंफॉर्मेशन हम लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन किस काम हो रहा है, कौन सी जगह पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जनरल समझिए, ये हमारी अर्थ है। ओके, तो ये रीजन हमने देखा था कि इस रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ओके, और इस रीजन को टेम्परेट। ओके, इस रीजन को हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। ओके, ये ट्रॉपिकल और ये दोनों टेम्परेट। ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आबादी रहती है, ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, ट्रॉपिकल रीजन पर। हमने देखा था कि टेम्परेट रीजन पर ज्यादा आबादी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है और वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। उस वजह से ट्रॉपिकल रीजन में पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन इज मोर। कहाँ पर? ट्रॉपिकल रीजन में। इस वजह से क्या हुआ, जो डिफॉरेस्टेशन है वो 40% डिफॉरेस्टेशन इस ट्रॉपिकल रीजन में हुआ। ओके, 40% डिफॉरेस्टेशन ट्रॉपिकल रीजन में हुआ, और ये टेम्परेट रीजन जो है वहां पर ओनली 1% डिफॉरेस्टेशन हुआ। कितना? ओनली 1% डिफॉरेस्टेशन हुआ। ठीक है, अगर हम देखें 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, अगर हम देखें कि 20th सेंचुरी 1991 से 2001 तक, ये जो 1991 से 2001 तक, सॉरी 91 से 2001 तक, ये जो 100 ईयर्स का पीरियड है, 100 ईयर्स का पीरियड है, इसमें पहले 1901 में हमारे जो पूरा लैंड है, इंडिया का लैंड है, उस लैंड का 30% हिस्से पर, मतलब 30% जगह पर, 30% लैंड पर फॉरेस्ट था। क्या था? फॉरेस्ट था। अगर हम पूरा लैंड देखें इंडिया का, इंडिया ने जितना लैंड ऑक्यूपाई किया है, उस लैंड का 30% जगह पर क्या था? फॉरेस्ट था। ओके, 30% जगह पर फॉरेस्ट था। बाद में अगर हम 2001 का रिकॉर्ड देखें, तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से 19.04% लैंड पर फॉरेस्ट है। देखिए, मतलब फॉरेस्ट कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उस वजह से ये आंकड़े आ गए। हम 1901 में देखेंगे तो 13%, और 2001 में देखेंगे तो 19% क्या हुआ है? फॉरेस्ट रह गया है। मतलब जो इंडिया है, इंडिया का जो लैंड है, उस लैंड में से सिर्फ ओनली 19% अब जो लैंड है उसमें फॉरेस्ट है। अगर हम देखें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, देखें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये क्या कहते हैं? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। मतलब नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी होती है, इंटरनेशनली या नेशनली सोचा जाता है कि फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, कितना नहीं। अगर कोई भी लैंड हो,
अगर समझिए आपकी सिटी है, उस सिटी ने जितना लैंड ऑक्यूपाई किया है, उस सिटी ने जितना लैंड ऑक्यूपाई किया है, उस लैंड का, उस पूरे लैंड का 33% जो हिस्सा है उस हिस्से पर फॉरेस्ट होना चाहिए। कितनी जगह पर? 33%। 33% जो पार्ट है पूरे लैंड का उस पर फॉरेस्टेशन होना चाहिए। पर अभी ये देखिए 30% था 1901 में और 2001 में 19% है। क्या मतलब कितना फर्क है? हमें और कितना 14% चाहिए। 14% लैंड पर रिफॉरेस्टेशन करना होगा हमें, तब ही जो डिफॉरेस्टेशन का जो इश्यू है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये मिनिमम वैल्यू, मिनिमम होता है। अगर कोई सिटी में देखेंगे आप तो ये 33% से ज़्यादा आंकड़ा भी है। कोई सिटी में देखेंगे तो आपको 20% भी नंबर नहीं मिलेगा। मतलब ये वेरी करता है सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज देखोगे तो वहाँ पर 33% ऐसी कुछ बात नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट है। पर इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया में कितना 90.04% फॉरेस्ट ने ऑक्यूपाई किया है। ओके, तो ये है अलग अलग रीजंस जिस वजह से रिफॉरेस्टेशन हो रहा है और कितना हो चुका है ये भी देखा हमने। 33% चाहिए लैंड, अगर कोई भी कंट्री हो तो 33% वो वहाँ पर उस जगह पर फॉरेस्टेशन चाहिए, मतलब फॉरेस्ट चाहिए। ओके, पर कितना है अभी 19.04% लैंड पर फॉरेस्ट है। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि ये डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है? ओके, देखिए आपने जूम कल्टीवेशन के नाम सुना होगा। ओके, जूम कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन देखिए जूम कल्टीवेशन क्या है? अगर कोई जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं वो जनरली क्या करते हैं? जूम कल्टीवेशन करते हैं। देखिए जूम कल्टीवेशन सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूँ। जूम कल्टीवेशन में क्या होगा, जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे? फॉरेस्ट को कट करेंगे। पहले क्या करेंगे? वो फॉरेस्ट को कट करेंगे। ये जनरली नॉर्दर्न पार्ट में होता है इंडिया के, नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है? जूम कल्टीवेशन। जनरली जूम कल्टीवेशन में क्या होगा, जो पीपल है, जो पीपल वहाँ के उस एरिया के, वो क्या करेंगे? फॉरेस्ट को कट करेंगे। पहले फॉरेस्ट को कट करेंगे, एक लैंड है वो देखेंगे, समझिए एक छोटा सा लैंड है और इसमें कुछ फॉरेस्ट है। ओके, ये क्या करेंगे? पहले इस फॉरेस्ट को कट करेंगे, फिर इस फॉरेस्ट में जो प्लांट है वो प्लांट कट करने के बाद उन प्लांट का वो बर्न करेंगे। उन प्लांट को क्या करेंगे? बर्न करेंगे, उनको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद यहाँ क्या रहेगा? ऐश रहेगी। क्या रहेगा? ऐश रहेगी। मतलब इतना जो लैंड है, इतने लैंड में जो भी फॉरेस्ट हो उस सब फॉरेस्ट को कट करेंगे, जो भी प्लांट हो उनको सबको वो कट कर देंगे। उसके बाद उस फॉरेस्ट को वो जला देंगे। क्या करेंगे? बर्न कर देंगे। बर्न करने की वजह से क्या होगा? वहां पर ऐश का फॉर्मेशन होगा। फिर वो लोग क्या करते हैं? उस ऐश का यूज एज अ फर्टिलाइजर करते हैं। ऐश का यूज कैसे करते हो? एज अ फर्टिलाइजर। क्योंकि उनके पास कुछ अलग तरह का फर्टिलाइजर नहीं है। जैसे कि हम लोग हमने फार्मिंग करते वक्त क्या करते हैं? अलग अलग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पर उनके पास फर्टिलाइजर नहीं है। वो उनको यही पता है कि जो ऐश है वो बेस्ट फर्टिलाइजर है, वो ऐश भी फर्टिलाइजर है। पर इससे क्या हो रहा है? जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बार बार कट करने की वजह से आपको पता है फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए सालों लग जाते हैं। मतलब इस जगह को वापस पहले जैसा होने के लिए क्या लगेगा? सालों साल लगेंगे। ओके, तो इस वजह से जूम कल्टीवेशन हमारे लिए हार्मफुल है। तो वहां पर क्या होगा? फॉरेस्ट कट होगा, फिर वो बर्न होगा, उसके बाद उसका ही ऐश फर्टिलाइजर की तरह यूज करके वो क्या करेंगे? वहां पर फार्मिंग करेंगे, इस जगह पे फार्मिंग करेंगे। वापस वो क्या कर देंगे? उस जगह को छोड़ के आगे चले जाएंगे, दूसरी जगह पर चलेंगे। फिर वही प्रोसेस, फॉरेस्ट को कट करना, फिर उसको बर्न करना, बर्न करने के बाद उसके ऐश का एज ए फर्टिलाइजर यूज करना, वहां पर फार्मिंग करेंगे। यही वो लोग जूम कल्टीवेशन के द्वारा करते हैं। तो इसलिए जूम कल्टीवेशन हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, जूम कल्टीवेशन हमारे लिए हार्मफुल है। जूम कल्टीवेशन से क्या हो रहा है? जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट
कट हो रहा है हायर रेट पर, हायर रेट पर। और इससे क्या होता है, दूसरी बात, ये जो जगह है वो क्योर होने के लिए ज्यादा समय लेते हैं, टाइम टू क्योर। क्या होता है, वो जगह क्योर करने के लिए, खुद को क्योर करने के लिए, वहां पर फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए समय लगता है, 4-5 साल लगेंगे या उससे ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जो जूम कल्टीवेशन है वो हमारे हार्मफुल है। तो इस जूम कल्टीवेशन से क्या होगा, जूम कल्टीवेशन या हम डिफोरेस्टेशन देख रहे हैं, डिफोरेस्टेशन से हो क्या रहा है, डिफोरेस्टेशन से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ रहा है, वो हाई लेवल पर बढ़ रहा है। अगर हम देखेंगे कि प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इमिट करते हैं, और हम क्या करते हैं, पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन को एक्सेल करेंगे। ओके, तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस करते वक्त वो ये सब कुछ करते हैं। ओके, क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करेंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे खुद। इससे क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो मेंटेन रहता है, ज़्यादा फॉरेस्ट होगा, अच्छा फॉरेस्ट होगा और मेंटेन फॉरेस्ट होगा, तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एट अ हायर लेवल, फास्ट, बहुत बड़ी लेवल पर ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ह्यूमन को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ह्यूमन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथिंग के लिए, पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है तो ब्रीथिंग के लिए प्रॉब्लम होगा, और अलग अलग प्रॉब्लम ह्यूमन को हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहे उसकी वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय है हमारे पास, क्या कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को क्योर करने के लिए। तो एक बेस्ट एग्जांपल है रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन क्या एग्जांपल है, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन से क्या हो गया, देखिए रिफॉरेस्टेशन करेंगे मतलब हमें फॉरेस्ट ग्रो करना है, हम फॉरेस्ट ग्रो करेंगे, तो फॉरेस्ट ग्रो करने की क्या वजह से क्या होगा, जो लैंड है उस पर फॉरेस्ट बढ़ेगा, फॉरेस्ट बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा, उसके साथ साथ हमें बाकी के भी जो प्रोडक्ट है फॉरेस्ट से जो मिलते हैं वो भी अच्छे से हमें मिलेंगे, जिसकी मेडिसिन हो या अदर प्रोडक्ट्स हो वो अच्छे से हमें मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, रिफॉरेस्टेशन करना है, रिफॉरेस्टेशन करेंगे तो सब अच्छा रहेगा। तो रिफॉरेस्टेशन के कुछ एग्जांपल है हमारे के लिए, जो कि उनमें से सबसे पहला एग्जांपल है सालुमारा थिमक्का, थिमक्का। ठीक है, ये एक लेडी है कर्नाटका से, फ्रॉम कर्नाटका। ये बेस्ट एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल दिया गया है आपके बुक द्वारा कि आपको याद रहे कि इन्होंने क्या वर्क किया था फॉर रिफॉरेस्टेशन, कैसे रिफॉरेस्टेशन किया। सालुमारा थिमक्का ये 85 इयर्स ओल्ड है, 85 इयर्स ओल्ड। इन्होंने क्या किया, 385 डिफरेंट बनियन ट्रीज ग्रो किए। इन्होंने क्या किया, 385 डिफरेंट बनियन ट्रीज ग्रो किए, कहाँ पर, हाईवे के दोनों बाजू से। हाईवे जो है उसके दोनों साइड से 4 किलोमीटर तक, लगभग 4 किलोमीटर तक क्या किया, हाईवे पर मतलब हाईवे के साइड से 385 डिफरेंट बनियन ट्रीज को ग्रो किया। उसके साथ साथ उन्होंने 8000 डिफरेंट प्लांट्स को भी ग्रो किया उनके लाइफ में। उन्होंने क्या किया, 385 डिफरेंट बनियन ट्रीज ग्रो किए अलॉन्ग साइड हाईवे, और इसके साथ साथ उन्होंने 8000 डिफरेंट प्लांट भी ग्रो किए, क्या किया, 8000 डिफरेंट प्लांट ग्रो किए। उसके साथ साथ 385 अलग अलग बनियन ट्रीज ग्रो किए हाईवे के दोनों बाजू से, ओके, दोनों साइड से। तो इसके वजह से उन्हें पद्मश्री दिया गया,
पद्मश्री दिया गया है। उनका जो वर्क है उसे ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री दिया। ओके, सालुमरा थिमक्का नाम याद रखिए, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बड़ा वर्क किया है। 85 ईयर्स ओल्ड है, उन्होंने 385 डिफरेंट बनी ट्रीज ग्रो किए अलॉन्ग साइड का, कौन सी साइड से, जो हाईवे है उनके दोनों साइड से। ओके, उसके साथ साथ 8000 डिफरेंट प्लांट भी ग्रो किए, सिर्फ बनियन ट्रीज नहीं, 8000 डिफरेंट प्लांट भी ग्रो किए। ओके, तो ये अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उन्हें पद्मश्री भी दिया गया। ओके, दूसरा एग्जांपल है हमारा ये मोइरंगथेम लोहिया। दूसरा एग्जांपल है मोइरंगथेम लोहिया। ओके, मोइरंगथेम लोहिया ये अब 45 इयर्स के हैं। इन्होंने अपनी जो लाइफ है उसका पहले एक जॉब करते थे, पर उन्होंने देखा कि डिफॉरेस्टेशन किस रेट से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, इसलिए उन्होंने अपना जो जॉब है वो छोड़ दिया। उसलिए क्या किया उन्होंने, अपना जो जॉब है वो छोड़ दिया, और जो 17 इयर्स है अपनी लाइफ के 17 इयर्स जो है वो रिफॉरेस्टेशन के लिए लगाए, और उन्होंने अलग अलग पेड़ लगाए, जैसे कि बाम्बू है, ओक है, अलग अलग पेड़ ऐसे लगाए। तो इन्होंने 300 एकर्स में, कितने 300 एकर्स में रिफॉरेस्टेशन किया। उस वजह से जो 300 एकर्स है, अगर हम आज देखें तो उस 300 एकर्स में 25 डिफरेंट टाइप के आपको बाम्बू ट्रीज मिलेंगे, 25 डिफरेंट टाइप्स के, और उसके साथ साथ आपको 2500 डिफरेंट जो प्लांट्स है, अलग अलग जो प्लांट्स है वो भी मिलेंगे उस जगह पर। उन्होंने क्या किया, 17 ईयर्स थे अपने लाइफ में, 17 ईयर्स ऑफ लाइफ, इसलिए रिफॉरेस्टेशन के लिए, और 300 एकर्स में रिफॉरेस्टेशन किया। 300 एकर्स में उसमें क्या किया उन्होंने, प्लांट किए अलग अलग, प्लांट किए बैम्बू ट्रीज, ओक, जैकफ्रूट, और बाद में ये 300 एकर्स जो जगह है उस पर अगर हम आज देखेंगे तो 25 डिफरेंट टाइप्स के हमें बैम्बू ट्रीज मिलेंगे, उसके साथ साथ 2500 टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे। ओके, तो दो लोगों का वर्क आपको ध्यान में रखना है, कौन से, एक सालुमरा थिमक्का और दूसरा मोइरंगथेम लोहिया। आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए फास्ट। छोटा सा टॉपिक जो कि केस स्टडी है वो हम फास्ट 1-2 मिनट में पढ़ लेंगे, ताकि आपको ये लिंक अच्छे से लगे रहे। छोटे छोटे टॉपिक में कभी कभी क्या होता है, अलग अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो आपका लिंक टूट जाता है। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन का एक छोटा सा पार्ट है जो कि है केस स्टडी, फॉर कंजर्वेशन के लिए केस स्टडी। तो इसमें देखिए, इसमें एक छोटी सी कहानी बताई गई आपको, मैं बता दूं। एक अमृता देवी नाम की एक लेडी थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1731 में जो राजस्थान के किंग थे, उन्हें अपना पैलेस बनाना था। क्या करना था, उन्हें अपना पैलेस बनाना था। उस वजह से उन्होंने क्या किया, उस वजह से जो अपने यहाँ के काम करने वाले लोग थे उन्होंने उन्हें बताया कि डिफॉरेस्टेशन कीजिए, मतलब फॉरेस्ट को कट कीजिए, फॉरेस्ट से मिलने वाली जो लकड़ी है, जो वुड है, उससे हम क्या करेंगे, पैलेस बनाएंगे। उस वुड से क्या करेंगे, पैलेस बनाएंगे। इसलिए वो डिफॉरेस्टेशन करने के लिए, फॉरेस्ट को कट करने के लिए, पर वहां पर अमृता देवी बिश्नोई समाज की अमृता
अमृता देवी। इन्होंने क्या किया, अपना जो प्लान था उस प्लान को हक कर लिया और उन्होंने अपोज किया उन लोगों को कि वो डिफॉरेस्टेशन ना करें, फॉरेस्ट को कट ना करें। पर उन्होंने नहीं सुना। उस जो लोग थे किंग के द्वारा भेजे गए, उन्होंने क्या किया, अमृता देवी को भी कट कर दिया फॉरेस्ट के साथ, दोनों को भी कट कर दिया। मतलब जो अपोज किया था अमृता देवी ने, उसके साथ साथ उन्होंने फॉरेस्ट को भी कट कर दिया। उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। पर उनकी इस वर्क की वजह से सब उनको याद रख रहे हैं। अगर आज भी कोई डिफॉरेस्टेशन को मना करता है या डिफॉरेस्टेशन को बढ़ा देता है, तो इसलिए उनके नाम से हमें अवार्ड दिया जाता है। उस अवार्ड का नाम है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड ये अवार्ड दिया जाता है कब, जब आप डिफॉरेस्टेशन को अपोज करेंगे या आपका वर्क डिफॉरेस्टेशन में बहुत अच्छा खासा होगा, तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो वो आपको एक छोटी सी स्टोरी याद रखनी है कि ये राजा थे, जो राजस्थान के किंग थे, उन्होंने क्या किया, अपना पैलेस बनाने के लिए उनके वर्कर्स को भेजा और कहा कि फॉरेस्ट को कट करके वापस आए। तो उस वुड को जो कट करने गए, वो जो लोग कट करने गए, तो उनको अपोज किस द्वारा किया गया, अमृता देवी के द्वारा किया गया। तो उन्होंने उन वर्कर्स ने अमृता देवी के साथ साथ उस फॉरेस्ट को भी कट कर दिया। उस वजह से इनके नाम से अवार्ड दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ओके, ठीक है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन फास्ट रेट पर हो रहा है, इसलिए जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट एरिया का फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट करके लिखिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उससे बहुत सारे हार्म हो रहे हैं, हमने अभी देखा। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने क्या सोचा, अगर वो जो लोग हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, तो उन्हें कुछ फायदा दिया जाए, उनके कुछ अच्छा काम उनके लिए किया जाए। कैसे, अगर वो लोग फॉरेस्ट को संभालते हैं, क्योर करते हैं फॉरेस्ट का अच्छी तरह और रिफॉरेस्टेशन करते हैं अच्छी तरह से, तो उनको कुछ अवार्ड देना चाहिए। वो अवार्ड किस रूप में होगा, जो फॉरेस्ट से कुछ भी मेडिसिन निकलेगा या फिर गम निकलेगा या फिर फ्रूट निकलेगा, वो उन लोगों को दिया जाएगा। मतलब आप फॉरेस्ट के लिए कुछ अच्छा काम करते हो, उस फॉरेस्ट के आसपास रहते हो, तो वो फॉरेस्ट से मिलने वाला जो भी कुछ है, जैसे कि फूड है, गम है या मेडिसिन है, फॉरेस्ट से जो मिलेगा आपको, वो आपके द्वारा लिया जाएगा आपको या प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक छोटा सा काम था, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एक छोटा सा वर्क किया जो कि इस रूप में था। तो इस वजह से अगर आपको फॉरेस्ट अच्छा लगता है तो आपको ऐसे अवार्ड भी मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन करना है, तो उसके साथ साथ आपके नाम यहाँ पर भी आ सकते हैं। आपको रिफॉरेस्टेशन करना है, रिफॉरेस्टेशन करना है, आपका नाम भी एक दिन बुक में आए। ओके, समझ गए। ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक था रिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर हमारा जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है वो चैप्टर खत्म हो रहा है। ओके, तो अगले चैप्टर में मिलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे अगला चैप्टर। ये भी याद रखिए और रिवाइज करते रहिए।